सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मौसम सर्द है लेकिन सियासत का गर्मा गर्म खेल जारी है। ऑपोजिशन इक़्तिदार के ऐवान की तरफ एक एक करके हम कह सकते हैं कि अपना पत्ता फेंक रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कल ये इतराफ़ नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ के लबों पर था कि नून लीग के 5 से 6 रहनुमा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब रहनुमा ऐसे होंगे तो फिर तहरीक कैसे कामयाब होगी? और ये भी हकीकत है कि अब तक पीडीएम हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी आप कह लें कि वाज़े या फिर ठोस हिकमत अमली बनाने में कामयाब दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है शायद कि हुकूमत के माथे पर कोई बल दिखाई नहीं देता, यानी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। अब लाहौर जलसे का इतना शोर मचाया गया कि लग रहा था कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा जब जलसा ख़त्म होगा। नवाज शरीफ के बयानिया अपनी जगह, सोने पर सुहागा ये हुआ कि दिसंबर की ठंड ने लाहौर जलसे के रंग में भंग डाल दी और पीडीएम के आखिरी अहम जलसे को, जिससे इनको बड़ी उम्मीदें थी, उस अहम जलसे को ठंडा करके रख दिया दिसंबर की ठंड ने। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ पे कि लाहौर जलसा, जिसको ऑपोजिशन कोई तोप चीज़ समझती रही, लेकिन इस तोप से निकले हुए गोले हुकूमत को निशाना बनाने की बजाय ऑपोजिशन को ही जख्मी कर गए। अजीब सी सिचुएशन है ना नाजरीन। महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने लाहौरियों की तौहीन करके दिल छलनी कर दिए और यूं इस जलसे ने ऑपोजिशन के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक रख दिया। जलसा बहुत बड़ा था, कामयाब था। जलसे के बाद ये शोर बड़ा मचाया गया, लेकिन कल की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीडीएम के जो लीडरान हैं, आपने उनके बुझे बुझे चेहरे देखे नाजरीन, और वो चेहरे बाकायदा गवाही दे रहे थे कि जलसा शदीद नाकाम था, पिटा हुआ था, फ्लॉप तरीन था। और नाकामी का दुख तो होता है जो फिर छुपाए नहीं छुपता, चेहरे पे नज़र आता है। तासुरात बहुत कुछ बता देते हैं। ये एक्सप्रेशंस की गेम है जो कि नज़र आ जाती है। अब ऑपोजिशन सफाइयाँ दे रही है, एक ऐसे फेज़ में आगे दाखिल हो गए कि जहाँ पे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, वजाहतें देनी पड़ रही हैं, और हुकूमत का हम कह सकते हैं कि सीना मज़ीद चौड़ा हो गया है। और कल जो 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था, आज हुकूमत के जवाब ने उसे भी हम कह सकते हैं कि उल्टम पुल्टम कर दिया है। हुकूमत ने जो सेनेट इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया है, उसने पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब बड़ी इस्तीफ़ों की धमकी दी थी ऑपोजिशन ने, अब मेरे ख्याल से देकर दिखाएं इस्तीफ़े, सेनेट से भी छुट्टी ना हो जाए। यही सोचकर पीडीएम के पेट में हम कह सकते हैं कि मरोड़ उठने लगे हैं। इसीलिए ऑपोजिशन की बाकायदा ये कोशिश है कि वो सेनेट इलेक्शन से पहले ही किसी तरह हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दे। लेकिन पीडीएम की अगर मैं बात करूं तो पीडीएम है कि अपनी ही कोर्ट में गोल करती चली जा रही है। और सच्ची बात क्या है कि अवामी हलकों ने इनके बयानिए और मनफी रवैये को बाकायदा मुस्तरद कर दिया है। और इन्होंने पहले भी आम इंतखाबात में अवाम को बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे। सब्ज़ बाग दिखाने में इनसे ज़्यादा माहिर कौन होगा, बहुत एक्सपर्ट हैं ये। लेकिन अवाम ने इस बार इनके चक्कर में आने की बजाय इंतखाबात के नताइज के ज़रिए इनको ऐसे चक्कर दिए कि ये लोग आज तक घूमे जा रहे हैं। और अब वोट को इज्जत दो को ऐसी इज्जत दी है कि इन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर जलसे के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर अपनी हरीफ जमातों के जलसों की तस्वीरें तक शेयर कर दी और कहा कि जी अपने जो लाहौर जलसे की खाली नशिस्तें हैं ना, उनको भरा हुआ दिखा दिया, यानी अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की गई और तस्वीरें भी उनकी दिखा दी। मतलब आप बताएं इसमें इज्जत बढ़ी है कम हुई? और कम हो गई ना। आबिद शेर अली साहब, अब उन्हें देखें ज़रा कि खाली पंडाल के बावजूद आबिद शेर अली साहब लाहौरियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना बड़ा ज़र्फ, इस पर मेरे ख्याल से आबिद शेर अली की तारीफ बनती है। आबिद शेर अली साहब 2018 के इंतखाबात में ढेर होने के बाद सियासी मंजरनामे से आपको पता है कि कई अरसे तक गायब रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ईद का चांद हो गए, वो चांद जो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। लेकिन आबिद शेर अली साहब ऐसे चांद हैं जिनको अवाम ने देखना पसंद नहीं किया, तभी वोट के ज़रिए इन्हें मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये साहब कभी कभी एंटरटेनमेंट देने के लिए नज़र आ जाते हैं, यानी कभी किसी कोठी को
जहांगीर तरीन की कोठी बताकर और कभी किसी बंगले को फैसल वावडा का बंगला बताकर लंदन की सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इतने अरसे आप फारिग रहे और फारिग रहने के बाद बिजी रहने के लिए इंसान को मेरे ख्याल से कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है ये वैसे। और वैसे आप जब सबके घरों के अंदर और बाहर झांक रहे थे तो आबिद शहर अली साहब अपने कायद की जो गैर कानूनी जायदादें हैं उन पर भी ज़रा अगर आपको टाइम मिले डॉक्यूमेंट्री बना दें। लेकिन मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगाई होगी, क्योंकि मियाँ साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनको तो अपने साये पे भी भरोसा नहीं है। इन पर क्या होगा? खैर, इन्होंने लाहौर का, लाहौरियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस पर आपका भी शुक्रिया बनता है कि आप मुस्तरद होने के बावजूद इतना बड़ा ज़र्फ़ रखते हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं, इतना बड़ा हौसला रखते हैं कि लाहौरियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और दूसरा, आपने क्या कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दी और कोरोना के ख़तरे पर झूठ बोला है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस झूठ की आप बात कर रहे हैं? क्या खुदा ना खास्ता लाहौर जलसे में अगर कोई दहशतगर्दी होती, खुदा ना खास्ता अगर हो जाती, तो तब आप लोगों ने यकीन करना था कि हुकूमत सच बोल रही है? तब भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता, तब जो आप लोगों ने कहना था मुझे वो भी पता है। और साथ ही आप क्या कह रहे हैं कि हुकूमत अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। अब आप बताएं कि आप पर कौन सी कोई बिजली गिर गई, कौन सा कोई बॉम्ब गिर गया? आइन शिकनी तो आप लोग कर रहे हैं जलसे करके। और रही जो वोट को इज्जतों की बात है तो वो भी ज़रा सुन लें। आज आपने नारे लगाने के लिए, जलसे में तादाद बढ़ाने के लिए, नाज़रीन आपको पता नहीं किराए पे इन लोगों ने लोगों को बुलाया, और जब इनका काम निकल गया तो इनके साथी और ये जो लोग हैं ना, ये उन बेचारे लोगों के साथ जो कमिट करके उनको लेकर आए थे, वो भी खैर एक बड़ी कहानी होती है। जो लोग पैसों के लिए, किरायों के लिए नारे लगाने आ जाते हैं, ठंड में भी आ जाते हैं, पता नहीं किस सिचुएशन में होते हैं वो लोग कि चंद पैसों के लिए वो बेचारे ठंड में आके नारे लगा के चले जाते हैं। इन्होंने उनके साथ भी हाथ कर दिया। ऐसे लोग हैं ये। और उनको जो उनकी मुकर्रर करदा उजरत थी, जो कहा गया था कितने पैसे मिलेंगे, आके नारे लगाएं सर्दी में, नहीं दी वो उजरत इन्होंने। ये है इनके नज़दीक वोट की इज्जत। वोट को इज्जत देने से पहले वोटर को इज्जत देनी पड़ती है। दिए कभी आप लोगों ने वोटर को इज्जत? और जितनी आप वोट को इज्जत देते हैं और वोटर को इज्जत देते हैं, वोटर को इज्जत, वो लाहौर जलसे में क्लियर हो गई है। जिसको शक भी होगा ना थोड़ा सा कि पता नहीं आप लोग शायद वाकई दर्द दिल रखते हैं, नहीं रखते हैं, जो कंफ्यूज होगा वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आप कितना आवाम के लिए बाहर निकले, सब कुछ क्लियर हो गया है। ये मरियम नवाज कुछ कह रही है, जरा देखिएगा। यानी मुस्लिम लीग नून जागते में भी, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर सिचुएशन में वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का ख्वाब देख रही है। यानी इमरान खान ना इनके असाब पर सवार हो चुके हैं। इसी को कहते हैं ना कि किसी के असाब पर सवार हो जाना। अब ये वही बात होगी कि शेर को छीछड़ों के ख्वाब। शेर को, सही कहा आपने, सही सुना, मैंने बिल्ली जानबूझ के नहीं कहा। बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब आते हैं ना, मैंने शेर इसलिए कहा क्योंकि जो बिल्ली है ना वो इस्तीफ़ा लेने गई हुई है, क्योंकि शेर से तो कुछ हो नहीं पा रहा, और वो इलाज के बहाने लंदन के सैर सपाटे और खाने चेक करता फिर रहा शेर। मुस्लिम लीग नून खुद को मुश्किल में खुद डाल रही है। आज मेरे अल्फाज याद रखिएगा, अगर मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, ये बाप बेटी है। खुद नवाज शरीफ, उनका बयानिया, और उनकी बेटी के अब्बा जी को दिए हुए मशवरे, और अभी भी बाज नहीं आ रही। अगर नून लीग का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, ये बाप बेटी खुद हैं। और नून लीग के अंदर जो थोड़े मंझे हुए लोग हैं, थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, थोड़े बहुत मेच्योरिटी रखते हैं, वो जानते हैं, जान छुड़वाना चाहते हैं बेचारे। समझ नहीं आ रही उनको क्या किया जाए, कैसे इन बाप बेटी से जान छुड़वाई जाए। अब इनको इमरान खान साहब के यू टर्न अच्छे नहीं लगते, ऐसा ही है, लेकिन अपने यू टर्न चूँकि इनके अपने हैं तो जायज़ भी हैं और शायद हलाल भी हैं। जैसे जब पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान होते हैं तो पार्लियामेंट बड़ी जायज़ होती है, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुर्सी का कोई स्टूल भी नहीं मिलता पार्लियामेंट में, तो फिर वो जो असम्बली है वो नाजायज़ हो जाती है। नून लीग पहले क्या कहती थी कि इमरान खान को घर भेजने के बाद हम इदारों से बात कर सकते हैं और इदारों से बात हो सकती है। जैसे इदारे तो मरे जा रहे हैं इनसे बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस जरा इनका चेक कर रहे हैं आप। अब ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ आवाम से बात होगी। तो आवाम ने तो आपसे बात कर ली थी ना 2018 के इंतखाबात में, जब आपको बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया गया था। यानी आवाम ने अपना फैसला सुना दिया था। अब आपके घर घर जाके दरवाजे खटखटा के बात करेंगी। आवाम जलसे में तो आपको पूछने ही नहीं आए।
आपका अपना शहर, आपका अपना गढ़ जिसको आप कहते हैं पंजाब, आपका अपना सूबा जहाँ पे आप कहते हैं कि हमारा दूसरा घर है। लाहौर से इतने MNAs हैं आपके, इतने MPAs हैं आपके, लेकिन वहाँ पे खाली जो पंडाल था जिसको आप लोग कहते रहे अपनी डिटाई में शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि वो पंजाबी से कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी झाड़ना, ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ते रहे कि जी बहुत ज़्यादा लोग आ गए, दिल खुश कर दिया, लाहौरी आ गए, तमाम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और चेहरों पे कन्फ्यूजन सबके सामने थी कि मायूस किया, और नवाज शरीफ साहब भी बड़े मायूस थे, बड़ा गुस्सा किया उन्होंने कि ये लाहौर में तो लोग इकट्ठे ही नहीं हुए हैं। यानी आप लोगों को इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब भी आपको यकीन है, यानी खाली कुर्सियों से बात करने के बाद अब भी आपको तसल्ली नहीं हुई, और अभी भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अवाम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। क्या कौम है मरियम बीबी, आप लोगों को खुद नहीं पता कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। या आप कह सकते हैं जब इंसान को अपनी हार सामने नजर आ रही हो और आगे भी हार ही हार नजर आ रही हो, तो जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, जिद्दी बच्चे वो क्या करते हैं कि अपनी हार नहीं मानते। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हार मान लेते हैं, अपनी गलतियां भी मान लेते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो जिद पर अड़ जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इनकी वही सिचुएशन इस टाइम पे, और जिद्दी बच्चों की तरह इस्तीफे मांग रहे हैं। ये आपने कह दिया और हुकूमत ने मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है। जब मुस्लिम लीग नून के कायद के इक़्तिदार का सूरज जो था पूरी तरह से आपको याद होगा कि चमक रहा था, यानी उनका गुरूर और तकब्बुर भी उतना ही सर चढ़कर बोल रहा था, सब लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, कितना तकब्बुर था उस बंदे में। और इमरान खान इस्तीफा मांगते थे, याद है? तो क्या जवाब मिलता था कि नवाज शरीफ इनके कहने पर इस्तीफा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब नाज़रीन देखें, कहते हैं ना कि वक्त बड़ा जालिम है, आज इसका है कल उसका है, वक्त तब्दील होते बदलते देर नहीं लगती। आज यही लोग इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो अब वही जवाब इनके लिए भी है कि क्या इमरान खान इनके कहने पे इस्तीफा देगा, क्यों देगा, किस लिए देगा। ये मौलाना साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा सुन लें। जी देखा आपने, और कितना अजीब वक्त आ गया कि अपोजिशन को वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने के लिए खुद इस्तीफ़े देने पड़ रहे हैं, और इस्तीफ़ा कार्ड खेलने के बाद भी पता नहीं इनकी दाल गलने वाली या फिर नहीं गलने वाली। और मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, जब इंसान इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होता है ना, इतना PDM वाले हैं, तो क्या करता है वो कि गलतियों पे गलतियां करता है, ब्लंडर पे ब्लंडर करता है, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करता है, और इतनी गलतियां करता है कि अपने जो खोदा हुआ गड़ा होता है ना, एक टाइम आता है कि खुद ही उसमें गिर जाता है, ना गिरने से पहले पता चलता है, और गिरने के बाद भी हालत ऐसी होती है कि लोग बताते हैं कि आप गिर गए हैं, उठ जाएं ज़रा। अच्छा, बिलावल साहब ने भी आज शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की है, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। क्या कहना था उनका, ज़रा क्लिप देखिएगा। बिलावल साहब एक मैच्योर सियासतदान हैं। बहुत से लोग जो तनकीद करते रहे कि बिलावल अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, मैच्योर नहीं हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़े बड़ों से, जिनके बाल सफ़ेद हो गए सियासत करते करते, उनके सामने अपनी मैच्योरिटी का लोहा मनवा लिया, बताया कि ये उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, और मैच्योरिटी का ताल्लुक किसी की उम्र से नहीं होता। हाँ, तजर्बा मैटर करता है, किसी हद तक बहुत मैटर करता है, लेकिन मैच्योरिटी का मुजाहरा बिलावल साहब ने, ये साथ देखें ना मौलाना साहब खड़े हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जितना भी ये PDM के जो जलसे हो रहे हैं, जो एक तमाशा और सर्कस लगाया हुआ है, इनमें अगर आप कहेंगे कोई अंधों में काना आ जाए, इसको आप थोड़े से नंबर देंगे तो शायद बिलावल साहब को देंगे। बाकी मरियम बीबी भी बिलावल से बड़ी उम्र में, और तजर्बा तो मरियम का मेरे ख्याल से तजर्बे वालों से भी ज़्यादा होगा। मौलाना साहब को आप देख लें कि बाल सफ़ेद कर लिए उन्होंने सियासत करते करते, लेकिन मौलाना साहब से ज़्यादा मैच्योरिटी मेरे ख्याल से बिलावल रखते हैं और मुजाहरा भी करते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को मिसाक जमहूरियत पर साथ चलने की पेशकश की थी। तो बिलावल साहब, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या सुननी थी जब उनकी अपनी जमात में सुनी नहीं जाती? और बात उनको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। यही वजह है कि नून में से जो शीन निकलने की बातें आए दिन होती हैं। और जब FATF की ग्रे लिस्ट के मामले पर आपको याद होगा कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त अपोजिशन ने उन बिल्स की मंजूरी में रुकावट बनने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और ये जो PDM इस्तीफा बॉम्ब की बात कर रही है, तो कहीं ऐसा ना कि बॉम्ब अपोजिशन के लिए खुदकुश हमला साबित हो जाए। और बिलावल साहब PDM में जो सियासी अकल और शऊर रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से, मैं अपने अल्फाज दोहरा देती हूँ कि आप रखते हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि अगर इनमें से चूज़ करना पड़े कि कोई जो आपको सबसे मैच्योर लगता है या जो थोड़ा अक्ल शऊर रखता है, तो आपका ही नाम लिया जाएगा और बड़े मेरिट पे लिया जाएगा। आप ऑपोजिशन को इंतशार की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं, सिर्फ आप रोक सकते हैं। बाकी ये सब लोग इस टाइम पे इक़्तिदार के नशे में और कुर्सी के नशे में, इन ख्वाबों में, वो जो बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब आते हैं ना, उन ख्वाबों में महव हैं। इनको तो सिर्फ इक़्तिदार नज़र आ रहा है कि किस तरह मिल जाए, कुर्सी किसी तरह मिल जाए। वो जो आदतें पुरानी पड़ी हुई है ना,
ये मरे जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। आप हैं जो शायद समझा सकते हैं। वो एक और बात भी तो कहते हैं ना कि जो लोहा है, लोहे को लोहा ही काटता है। अब इसी तरह नफरत का इलाज नफरत नहीं बल्कि नफरत का इलाज मोहब्बत से किया जाता है। 2014 में जब उस वक्त तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, मेरे ख्याल से वो भी गलत था, क्योंकि गैर आइनी तरीके से हुकूमत गिराना किसी भी सियासी जमात के लिए मुनासिब नहीं है। उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने जो 4 हल्के खोलने का मामला डिस्कस किया, या उनके एटलीस्ट जो पॉइंट्स थे बड़े क्लियर थे, उनके मुतालिबात बहुत क्लियर थे। लेकिन अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि पीडीएम वाला जो टोला है ये बाहर क्यों निकला है, ये क्या चाहता है। इनको शायद खुद भी नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो भी चाहते हैं वो इनको मिलने वाला नहीं है। इनकी दाल इस्तीफा कार्ड खेलने के बाद भी गलने वाली नहीं है। और अभी तो सिचुएशन ऐसी कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि 11th आवर पे इनके अपने डिसीजंस चेंज होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ कहा है, किसी अपने ख्यालात का इजहार किया है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ज़रा उनका क्लिप देखिएगा, देख लिया आपने कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं इस्तीफ़ा कार्ड खेल कर देख लें, लेकिन इस्तीफ़ा कार्ड भी चल नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं सेगमेंट में खुलकर। एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम देख रहे हैं कि इजाफे की आवाज़ें आ रही हैं, और दूसरी जाने पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट की गूंज भी है, जो वफाकी काबीना में पेश कर दी गई है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम बहरान में मुलविस कंपनीज़ के लाइसेंस मनसूख करने का इंदिया दिया। असद उमर, शेरी मज़ारी और शफकत महमूद पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है, और उनकी रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है और इसका मईशत पर क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर मौशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जितने देखने वाले हैं सुनने वाले हैं वो मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे आपकी राय से, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी पे, कि जो मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, लोग कहते हैं मैं समझ नहीं आती कि इसकी वजह क्या है। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हैं अभी तक कि जो महंगाई है, आया कि ये मसनूई महंगाई है या फिर ये हुकूमत की हम कह सकते हैं कि खुली नाकामी है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उनको अफरात ज़र जो विरसे में मिला था वो 4.67 था, और जनवरी 2020 में खुद हुकूमत के मुताबिक वो अफरात ज़र 14.6% हो गया, और जो देही इलाकों में खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में 23.8% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अगर आप इसकी वजूहात देखें तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये था कि हुकूमत ने जो टैक्सों की पॉलिसी थी उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए और बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाए। दूसरे, एक बड़ी गलती स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये की कि रुपए की कदर में गैर ज़रूरी हद तक कमी की। इतनी कमी का कोई जवाज़ नहीं था। अगर आप ये देखें कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठाया था तो 124 रुपए का डॉलर था, और वो चंद माह के बाद जो है ना 160 पर आ गया। तो हम तो इम्पोर्टेड कंट्री हैं, बहुत सारे तेल भी हम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करते हैं। तो जब आपकी इंपोर्ट इतनी महंगी हो जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, तो एक तो ये वजूद थी, लेकिन उसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी और स्मगलिंग, ये वो 3 चीज़ें थी जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं नोटिस ले रहा हूँ। तो ये वो नोटिस था कि जिसकी वजह से चीनी के नर्ख बढ़े और दूसरी चीज़ों के नर्ख बढ़े। तो ये 2 वजूहात थी। तो लेकिन अब आप अगर ये देखें कि इस वक्त अफरात ज़र जो है 9% पर आ गया है, जो कि जनवरी में 14.6 था। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने खुद रियलाइज़ किया कि कहाँ ख़राबियाँ थीं, उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए, स्टेट बैंक ने उठाए, वफाकी हुकूमत ने उठाए, तो उसकी वजह से अब ये तकरीबन 9% पर आ गया है। तो इस हम कह सकते हैं कि इसमें अब कमी का रुझान नज़र आया है, लेकिन पहले जो कुछ हुआ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पेट्रोलियम बहरान है, हम क्या कह सकते हैं कि ये किसकी गफलत का नतीजा है? ये जो बहरान आया है तो बहुत से लोगों के ज़हनों में सवाल आता है ना कि मुतालिका वजारतें आखिर कहाँ थी, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते थे कि क्या सो रही थी, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, बात असल में ये था कि पाकिस्तान में हमें बुरा लगे या अच्छा लगे, फ्यूडल कल्चर है जी। और फ्यूडल कल्चर में ये होता है कि हमारे कुछ इदारे भी, हुकूमत भी, रियासत भी
और रियासत इदारी भी ताकतवर तबकों के मुफादात में या उनके दबाव पर पॉलिसियां बनाते हैं और उनका चेक नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है वो इलेक्टेबल्स का है। यानी आप भी देखिए कि इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं वो हर हुकूमत के दौर में रहते हैं। तो अब हम ये क्यों समझते हैं कि जो इलेक्टेबल्स मुशर्रफ के दौर में थे या पीपल्स पार्टी के दौर में थे या नवाज शरीफ के दौर में थे, अगर वो आज दोबारा फिर इख्तियार में आ गए तो उनकी पॉलिसियाँ तो वही रहेंगी जो उस वक्त थी कि मुनाफाखोरी करना। फिर हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं आप देखेंगे वही हैं जो या तो IMF की नुमाइंदगी करते हैं या कुछ ताकतवर तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। तीनों हुकूमतों में वो कॉमन नजर आते हैं जी। तो बुनियादी तौर पर ये जो रिट हुकूमत की कमजोर हुई है वो ये थी कि ताकतवर तबकों का प्रेशर इतना है कि हुकूमत उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती और उनके मुफाद में पॉलिसियां बना देते हैं और उस पर एहतसाब नहीं होता। पाकिस्तान में ऑयल माफिया का या किसी भी माफिया का कभी एहतसाब नहीं हुआ। तो हालांकि पता होता है कि किसने किया है, किस तरीके से पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए गए, ओगरा को नजरअंदाज कर दिया गया, आपने देखा कि नर्ख बढ़ा दिए गए, अचानक बढ़ाए गए। तो वो तो बिल्कुल तो ऐसा लग रहा था कि हमने हुकूमत की रिट कमजोर पड़ गई और उसमें ताकतवर माफिया ने इसमें अरबों रुपए कमा लिए। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अच्छा माफिया से मेरे जहन में एक सवाल आया कि जो माफिया है, अब देखिए जिस चीज़ का वजीर आज़म साहब बाकायदा खुद नोटिस लेते हैं वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। आपके सामने पूरी सिचुएशन, तो हम ये कह सकते हैं कि कीमतें कंट्रोल करने में भी हुकूमत नाकाम है, माफियाज को कंट्रोल करने में भी नाकाम है। तो फिर इस पर हम क्या ये समझ सकते हैं कि हुकूमत की बनी हर तरह से नाकामी है? इस तरह तो माफिया चीज़ें गायब करते चले जाएंगे, कीमतें भी कंट्रोल नहीं होंगी। अब हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है कि माफिया भी कंट्रोल हो, कीमतें भी कंट्रोल हो, आवाम को रिलीफ दिया जाए? क्योंकि बहुत से लोगों को चीज़ समझ नहीं आती, हर बंदे का इतना नॉलेज नहीं है। लोग घर में बैठ के यही कहते हैं कि हुकूमत का काम है, हमने इनको वोट दिया था। देखिए बात तो ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है। देखिए एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमने IMF के पास जाने में जो ताखीर की वो हमारी गलती थी। तो सवाल ये कि वाकई वो गलती थी या वो सियासी फैसला था। दूसरा अभी उन्होंने उसकी वजह से महंगाई पर बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा, क्योंकि जो मुज़ाकराती टीम थी, अगर आपके इल्म में होगा यकीनन कि जब IMF से हम मुज़ाकरात शुरू कर रहे थे ताखीर के बाद, तो हमने स्टेट बैंक का गवर्नर भी बदल दिया और हम अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर या मुशीर फाइनेंस है वो भी बदल दिया, और हमारा जो सेक्रेटरी फाइनेंस हुकूमत पाकिस्तान जो अहम नुमाइंदा होता है उसने कहा जी मैं मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो सकता, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो जो शराइत तय की IMF से वो तो उन लोगों ने तय की जो चंद महीने पहले पाकिस्तान में थे ही नहीं, और उसके मनफी असरात पड़े, बहुत ज्यादा तबाहकुन असरात पड़े। तो ये जो मुज़ाकराती टीम की तब्दीली और ताखीर, एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। दूसरे कि मैंने बताया ना कि स्टेट बैंक ने, जो मुझे समझ नहीं आता कि जो है तकरीबन अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो रुपए की कदर गिराई ज़रूरत से ज़्यादा और शरह सूद बढ़ाया, उससे 6000 अरब रुपए का झटका लगा पाकिस्तान की मईशत को, 6000 बिलियन रुपीस। अब वो रिवर्स किया है, आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद को कम किया है, लेकिन जो झटका लगना तो लग गया। मगर मसला हमारा ये है कि हुकूमत भी, हम माफिया को हम कहते हैं अशराफिया, एलीट के आगे सब बेबस होते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो वजारतों में बैठे हैं, वो सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, वो रियासतों में बैठे हैं। तो रियासत जो है वो अब अमली तौर पर बेबस हो गई है अशराफिया के आगे, जिनको माफिया आप कह लें या जो भी कह लें। ये बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट के बगैर पार्लियामेंट में हुकूमत चल नहीं सकती। मजमू है मुख्तलिफ पार्टियों का, और तमाम फौजी हुकूमत भी उनके आगे सरेंडर करती रही है और इलेक्टेड हुकूमत भी करती रही है, और ये हुकूमत तो मुख्तलिफ पार्टियों का मजमू है। कोई रास्ता नहीं है कि ये अशराफिया से टक्कर ले सकें उनके दबाव में या उनके मुफादात में। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि बिल्कुल वाज़ेह सबूत ये है कि एक प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो एमनेस्टी आई थी उस पर ये कानून बनाया गया था 2019 में कि जो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, कानून में रख दिया गया था, और वो था 7 साल की कैद होगी और उनके असासे जब्त कर लेंगे। तो मैंने हुकूमत को ये कहा था आप किसी के असासे जब्त ना करें, पाकिस्तान में जो असासे हैं उनकी तफसील आपके पास है, अगर आप उसको टैक्स वसूल करें कानून के मुताबिक तो 900 अरब रुपया मिल जाएगा। तो PTI के एक सेनेटर बैठे थे, पहले तो वो डिफेंड किया, बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम ताकतवर आगों के हाथे मजबूर है, कानून होना अलग बात है, लेकिन ताकतवर तबकों के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये उनका बयान जो उनके सेनेटर हैं, रिपोर्टेड सेनेटर हैं, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो माफिया जो है या अशराफिया
उसकी मर्जी के और इजाजत के बगैर फैसले नहीं हो पा रहे बदकिस्मती से, क्योंकि इलेक्टेबल्स का कंसेप्ट हमारे यहाँ मौजूद है और वो फैसले उनके दबाव से वह करते हैं। तो मेरा कहना ये था कि हमने तो ये कानून बनाया है 2019 में कि पाकिस्तान से लूट के जो दौलत गई थी वहाँ पर ऑफशोर कंपनीज में, चाहे वो जजेस की हो, जर्नलिस्ट की हो, हुक्मरानों की हो, मेंबरान पार्लियामेंट की हो, वो पैसा पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टैक्स दे दें। तो ये तो 20 साल से ये बात चल रही थी कि लूटी हुई दौलत लाएंगे, अब तो आपने खुद कानून बना दिया और मुल्क की दौलत जो पाकिस्तान के अंदर चोरी के पैसे की है उस पर आप हाथ नहीं डाल रहे। हालांकि 900 अरब रुपया मिल सकते हैं उनसे जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है कि हम मजबूर हैं और जो हुकूमत, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ जाएगी इसमें, उस हुकूमत को हम गिरा देंगे। ये बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। अच्छा, ये लास्ट में मैं आखिरी आपके पूछना चाहूँगी, मेरे पास 1 मिनट है। डॉक्टर साहब की जो सनतों के लिए टैक्स की छूट दी गई, रिलीफ पैकेज, इससे फ़ायदा होगा अमीरों का, यानी हम कह सकते हैं कि अब भी अमीरों का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए, गरीबों के लिए आटा, चीनी, जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेट्रोल, सब कुछ महंगा है। हुकूमत गरीब आवाम की तरफ आखिर तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही? देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि जिस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्होंने गिराए, तो जिन्होंने बड़े बड़े कर्जे लिए थे 80,000 लोग, उनको बेतहा फायदा हो गया। लेकिन उसी दिन जब स्टेट बैंक ने रेट गिराए, तो स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा कि जो करोड़ों खातेदार हैं उनको शरह मुनाफा जो आप दे रहे हैं वो 11 रुपये 25 पैसे से जो है वो 7% पर ले आए, यानी 600 अरब रुपया 2 करोड़ खातेदारों से मुनाफा कम दिया जा रहा है अब कोरोना से पहले के मुकाबले में। तो जो इख्तिसादी पैकेज आया था उसका बड़ा हिस्सा ताकतवर तबकों को मिला यकीनन, लेकिन उससे मईशत को तो पायदार फायदा नहीं होगा, लेकिन आवाम के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे कि मुनसिफाना पॉलिसियाँ, अदल पर मबनी पॉलिसियाँ बनाएं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और ये जो आर्जी आपको बेहतरी नजर आ रही है, मुझे इसमें पायदारी नजर नहीं आ रही। आपको पायदारी नजर नहीं आ रही, ठीक है, नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के लिए, आपके तजिए के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर एक अहम इशू, बड़ी खबर, और मेरे साथ मौजूद होंगे बाबर डोगर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पैमरा एक माफिया बन चुके हैं, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी माफिया का किरदार अदा करना शुरू कर दे तो लम्हा फिक्री है। और मुल्क का अहम तरीन सतून जो कि मीडिया, जो अवाम को लम्हा व लम्हा बाखबर रखता है, तमाम हकाइक से खबर का सही रुख अवामी मुफाद में पेश करता है, उस मीडिया की समत इसी सूरत में मेरे ख्याल से सही हो सकती है कि जब उस पर नजर रखने वाला इदारा, जो कि पाकिस्तान में कौन है, पैमरा, वो गैर जानिबदार और मेरिट को तरजीह देने वाला हो। अदालत में चेयरमैन पैमरा की तकरूरी के खिलाफ एक बार फिर पिटीशन दायर कर दी गई है। और आपको मैं जरा बता दूं कि मामला है क्या, सीधा जरा समझ लीजिएगा कि जी चेयरमैन पैमरा की अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रोसीजर होता है और बड़ी पोस्ट है, इसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, इश्तिहार देना पड़ता है। पहले इश्तिहार दिया गया इन साहब के लिए, मतलब साहब मैं क्यों कह रही हूँ, इश्तिहार तो दिया गया डेफिनेटली कि कोई भी इस पर आ सकता है, लेकिन वो आजकल आप वो जरा सिलेक्टेड का वर्ड सुनते होंगे, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है किसी इलेक्टेड को सिलेक्टेड बोलना, लेकिन जो सिलेक्टेड है ना वो यहाँ पे सही पूरा उतरता है, क्योंकि इन साहब को बाकायदा मंजूर नजर होने की वजह से सिलेक्ट कर लिया गया कि हाँ भाई इस कुर्सी पे अगर कोई बैठेगा तो ये बेग साहब ही बैठेंगे। और उनके लिए पहले इश्तिहार दिया गया, वो इश्तिहार में कहा क्या गया कि जी तालीमी काबिलियत जो है वो ये होगी, एक स्टैंडर्ड था, एक मेयार था, और उसके बाद जी 20 साल का तजर्बा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इन साहब के लिए चूंकि इनको सिलेक्ट कर लिया गया था, वो सिर्फ एक खाना पूरी थी जो कि ऐड दिया गया, इश्तिहार को चेंज किया गया, तालीमी काबिलियत को चेंज किया गया, 20 साल तजर्बे की जो शर्त है उसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इन साहब का 20 साल तजर्बा था ही नहीं। और हैरत की बात यह कि जो तालीमी काबिलियत सिर्फ इनके लिए दूसरे इश्तिहार में चेंज की गई, ये उस तालीमी काबिलियत से भी नीचे थे, यानी वहाँ पे भी ये नहीं थे, उस काबिलियत और उस ओहदे के ये बिल्कुल अहल नहीं थे। उसके बाद जब इतना नाअहल शख्स जो कि 2 नंबर रास्ते से होता हुआ इस कुर्सी पे बैठेगा, एक पैराशूटर की तरह के बैठ जाएगा, डिजर्व नहीं करता, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस बंदे से, क्या कारकर्दगी होगी इसकी। और इसके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। जो पूरा जो सवालात का बॉल है वो मैं फेंकूंगी बाबर डोगर साहब के कोर्ट में सीनियर, अब पता चला प्रोग्राम में आप उनको देखते हैं, और ब्यूरो चीफ हैं बोल्ड टीवी लाहौर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये जो पूरा मामला है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो बेग साहब हैं जिनको रखा गया इस ओहदे के लिए, सलीम बेग साहब, इनको बाकायदा चुना गया या कहते हैं सेलेक्ट किया गया, इसी को कहते हैं ना सिलेक्शन,
इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा चेयरमैन पैमरा बनने के लिए अहल नहीं था, या इनसे ऐसा क्या काम करवाना था जो सिर्फ यही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता? तो मेरे ख्याल से बाखूबी कर भी रहे हैं पॉलिटिक्स, गंदी वाली पॉलिटिक्स। बेसिकली इनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन ग्रुप से है और ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे। वहाँ पर मीडिया मालकान जो हैं उनसे इनके ताल्लुकात अच्छे थे। सही। और ये जब ये चेयरमैन पैमरा की सीट खाली हुई तो उस वक्त आप जो कह रही ना इश्तिहार दिया गया, इश्तिहार इनको दे के दिया गया कि इनकी अपॉइंटमेंट को मद्देनजर रख के इश्तिहार दिया गया। ये चीज ज़हन में रख के इश्तिहार दिया गया कि अल्टीमेटली हमने सलीम बेग को ही वहां पर यहाँ पे सिलेक्टेड वाला लफ्ज सही उतरता है ना पूरा जी। ये सिलेक्ट हो गए, पहले से ही बैठना इस बेग साहब ने, इस सिलेक्टेड को इस सीट पर लाने के लिए वो इश्तिहार दिया गया। पहले इश्तिहार दिया गया, उसके बाद दोबारा इश्तिहार दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि 61 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया। एक ही दिन में 61 लोगों का इंटरव्यू करके उनको फारिग करके इनकी तैनाती कर दी गई। अच्छा, ऐसा क्या खास है? इश्तिहार में सबसे मजेदार चीज जो थी जी, उस समय जो डिग्री थी जो दोबारा इश्तिहार दिया गया, उसमें भी जो डिग्री थी वो ये थी कि यहाँ फाइनेंस का पता हो और उसके साथ साथ लॉ की डिग्री हो। ठीक है। इनके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, इनके पास ना लॉ की डिग्री है ना फाइनेंस की डिग्री है, इसलिए ये अहलियत पर पूरा उतरते नहीं थे। ठीक है। दूसरा ये लॉ है कि जब कोई सरकारी ऑफिसर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, किसी ऑटोनोमस बॉडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन इन्होंने वो एनओसी लेना भी गवारा नहीं किया और झट से जनाब इन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और इनकी सिलेक्शन हो गई और ये लग गए। असल में ये सारा कुछ डिसाइडेड था। ठीक है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसका काम ये होता है कि रेगुलेट करना। जितने भी चैनल्स हैं उन तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ताकि सारे चैनल जो हैं वो जो बेहतर परफॉर्म करे वो खुद ब खुद ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक कार्टल बना हुआ है। नाम निहाद पीबीए ने, नाम निहाद चैनल्स ने अपना एक कार्टल बनाया हुआ है। एक माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है जो दूसरे चैनल्स को ऊपर नहीं आने दे रहा। मीडिया लॉजिक पे इनका कंट्रोल है, ये उनको रेटिंग ही नहीं लेने देते और जानबूझकर रेटिंग को पैमरा जो है वो मैनिपुलेट करता है और वो 2-3-4 चैनल हैं वही हमेशा ऊपर रहते हैं और बाकी चैनल्स को दबा के रखा जाता है। इसके लिए उनको एक ऐसा स्टूज चाहिए था, एक ऐसा कमजोर किस्म का चेयरमैन पैमरा चाहिए था जो उनकी ट्यून्स पे डांस करे, ठीक है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहे, जो एक कठपुतली किस्म का चेयरमैन पैमरा चाहिए था। इसके लिए सलीम बेग बिल्कुल फिट बैठता था। सो उसके लिए गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशराइज किया और इसकी अपॉइंटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल गवर्नमेंट पर आता है कि पैमरा ये तासुर देने की कोशिश करता है, आपको भी पता है पैमरा ये तासुर देता है कि जो कुछ वो करता है वो गवर्नमेंट के कहने पर करता है और बाकायदा सबको पता होता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में सबको पता होता है कि क्या कर रहा है, किस चैनल के साथ क्या हो रहा है, किसको नोटिस दिया जा रहा है। अच्छा, हक सच बोलने पे भी नोटिस हमें मिलते हैं, यानी सच्ची खबर दी, सच बोला, उस पर भी नोटिस भुगतने पड़ते हैं। हम भुगत रहे, हम तैयार हैं, क्योंकि हम तो सच बोलते रहेंगे, हमारा तो नाम ही बोल है। लेकिन मुझे बताएं कि हुकूमत जो कि तब्दीली का नारा लगा के तब्दीली होगी, मेरिट होगा, करप्शन करने वालों का हम उनको पूछेंगे, ये तब्दीली की सरकार के आने के बाद भी इस तरह के चेहरे इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये तो इमरान खान साहब से सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि वो चैनल्स जो अदारों को टारगेट कर रहे हैं, जो जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि पैमरा रेगुलेटर का ये काम है कि उसका जो आइन है, उसके जो लॉ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप अदारों को चैनल्स टारगेट नहीं कर सकते, एक रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। मैं खुद 1-2 चैनल के खिलाफ पैमरा में गया हूँ। वो अदारे जो धड़ल्ले से जुडिशरी का मजाक उड़ा रहे हैं, जुडिशरी की तौहीन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अदारों को टारगेट कर रहे हैं, मैं विद एविडेंस मैं और अर्शद खरल के, हुआ ये कि उसको मेनली वार्निंग देके छोड़ दिया गया बड़े इदारों, बड़े इस तरह के इदारों को, नाम निहाद इदारों को, जो कि ओपनली आपके इदारों को टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब उनसे तंग थे ऐसे इदारों से। और दूसरी तरफ बोल जैसा अदारा
जो कि अदारों के हवाले से अब जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है, जुडिशरी के हवाले से जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है और मुहिब्बे वतन इदारा है, वतन से मोहब्बत करने वाला इदारा है। हमारा तो नैरेटिव ही पाकिस्तान है। आज मैं पाकिस्तान ऑन एयर ये बात कहती हूँ कि मैं वो एंकर हूँ जिसने बहुत चैनल्स के साथ काम किया। जहाँ जहाँ मैंने काम किया मैं तमाम इदारों की इज्जत करती हूँ। मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा, मैंने रिस्क कमाया, मैं तमाम इदारों की इज्जत करती हूँ। लेकिन बोल न्यूज़ पे मैं किसी का कंपैरिजन नहीं करी, लेकिन ये मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बता रही हूँ कि बोल न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आके मुझे एहसास होता है कि वतन से कोई इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। यानी पाकिस्तान किसी के लिए मतलब नंबर 1 तरजीह पाकिस्तान, सबसे बढ़ के पाकिस्तान। क्यों डोगर साहब ऐसा ही है? बोल का नैरेटिव, बोल का अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रही हूँ। पॉलिसी प्रो पाकिस्तान है, प्रो इस्लाम है, कोई अदारों की तौकीर को बढ़ाना है, अदारों की तौकीर में इजाफा करना है। बिल्कुल नजर आती हैं ये चीजें, बिल्कुल। अच्छा तो डोगर साहब फिर निशाने पे हमारा इदारा क्यों? अब ये क्या अंदर खिचड़ी पकड़ी होती है? मैं आपको इनके कहने पे हो रहा होता है, उनको क्यों चुपता है बोल, उनको क्यों चुपता है आपका सच, उनको क्यों चुपता है डॉक्टर फिजा का सच, समी इब्राहिम साहब, हम लोग जो सच बोलते हैं क्यों चुपता है लोगों को? डॉक्टर साहिबा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाम निहाद सो कॉल्ड चैनल्स का माफिया है, बोल ने इसको चैलेंज किया है, इनकी रिट को चैलेंज किया है। ये जो जाली किस्म की इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है ना, ये जो रेटिंग एजेंसियां, उनको चैलेंज किया है। ये जो आप देखें कि कई सालों से ये जो 3-4 चैनल का कार्टल बना हुआ है और वही रेटिंग में ऊपर आते हैं, जो मर्जी हो जाए। और कैमरा जो है वो उनके हाथों में एक खिलौना बना हुआ है और वो उनके हाथों में खेल रहा है। बोल ने उस चीज को चैलेंज किया है जो कि इन नाम निहाद चैनल्स को बर्दाश्त नहीं है, जो इनके मालकान को बर्दाश्त नहीं है, जो चेयरमैन पैमरा जो इनके हाथों में एक स्टूज है, एक खिलौना है, एक है, उसको ये मंजूर नहीं है। तो वो बार बार जानबूझकर बोल को टारगेट करता है जिसको अवाम पसंद करती है, और बोल को तंग किया जा रहा है, बोल को कभी बंद कर दिया जाता है। बाकी भी तो इतने चैनल्स हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया जाता? इतनी बड़ी वायलेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। बोल ने किया क्या है? अच्छा, चार्ज क्या बोल के कोई एक सिंगल चार्ज नहीं है। और जनाब बोल को जब दिया करते हैं वो इदारों के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इदारों के खिलाफ साजिशें करते हैं मजहब के। मैंने एविडेंस दिए, मैंने और खरल साहब ने जाके पैमरा के सामने जियो के एविडेंसेस दिए कि इन्होंने कोर्ट्स की तौहीन की है, कोर्ट्स की तज़हीक की है, मजहबी इंतशार फैलाते हैं भाई, मजहबी इंतशार फैलाते हैं। और हुआ बताऊं क्या, उसको मेली वार्निंग देके ना एक मामूली सी छोड़ दिया गया। और जब बोल की बारी आएगी, साथ ही केबल ऑपरेटर्स को ये ऑर्डर दे दिए जाएंगे कि इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि ये जो चेयरमैन का नाम निहाद चेयरमैन जो है ना, ये जो जाली तरीके से यहाँ पर आया है, वो इन चैनल्स के हाथों में खेल के बोल को टारगेट कर रहा है। ठीक है जी, बेकायदा बोल को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब आपसे ये बात करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अब आप ये नोटिस लें कि जो चेयरमैन पैमरा है उनके लिए बाकायदा 2 इश्तिहार क्यों दिए गए। पहले इश्तिहार में तो तालीमी काबिलियत दी गई, 20 साल के तजर्बे का कहा गया, क्योंकि इंसाफ को सिलेक्ट कर लिया गया था, इन्हीं को कुर्सी देनी थी। क्या मकासद थे, क्या वजूहात थी कि इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा कॉम्पिटेंट नहीं था? तो आपने 22 साल स्ट्रगल किए है, आपने बार बार कहा कि मेरिट पर तमाम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पे जो करप्शन करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह आप एक माफिया को कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा, ये भी एक माफिया है। और पैमरा कुछ छोटी जगह नहीं है जिसकी चेयरमैनशिप ऐसे लोग लेके बैठे हुए हैं जो अहल भी नहीं है। आपको नोटिस लेना होगा, या फिर मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि पैमरा जो तासुर देने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ करता है गवर्नमेंट के कहने पर करता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि गवर्नमेंट के कहने पर करता है? और अगर आप पे इल्ज़ाम लगाता है पैमरा, तो पैमरा को इतना कॉन्फिडेंस कौन देता है? अब हुकूमत को वजाहत देनी है। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।